चलो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं बेटा, डिफाइंड एज हाइड्रोकार्बन्स। हम स्पेसिफिकली इसमें हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होगी? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? कार्बन की अपने को वैलेंसी पता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती थी? 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 था। 2 और 4 हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जिसकी वजह से हमें पता चला था कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 4 होती है। उसके बाद हमने इसकी जो एक मोस्ट स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कैटिनेशन। कैटिनेशन या कैटाइनेशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। जिस टाइम पे हमारे पास कार्बन है, वो कार्बन अपने आप एक और कार्बन से लिंक होगा और लंबी लंबी चेन फॉर्म होंगी। डिफरेंट तरीके से लिंक कर सकता है, ब्रांच बना सकता है, साइक्लिक बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा। और इन सारों को मिला के हम कहते थे आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होंगे? जिस टाइम पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो अलग हो जाए। मान लो, अगर जो मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ, जैसे हमारे पास अगर कार्बन है, हमारे पास जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ हमारे पास 5 कार्बन है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने जरूरी है, क्योंकि टेट्रावैलेंट है, अदरवाइज वैलेंसी पूरी नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। हमने क्या किया, इनके चारों तरफ हर कार्बन के देखो ये 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। इन लाइंस का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे क्या लग रहे हैं? हाइड्रोजन लग रहे हैं। चाहे तुम नार्क भी लिखो तो उसका मतलब ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन है, अदरवाइज मेंशन कर देते हैं। ये लो, ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब ये कितने हो गए? 5 कार्बन है ना? अगर देखोगे ये हमारे पास क्या है? 5 कार्बन। और हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये सारे कार्बन आपस में क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड है मतलब ये क्या है? एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता था? एल्केन का मतलब वो वाले जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला था CnH2n+2। यहाँ पे अगर n की वैल्यू में 5 डाल दूंगा तो अपने आप C5H12 आ जाएगा अपने पास। क्लियर है? इसी को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता था कि CH3 यहाँ लिख लिया और फिर CH2, ये कंडेंस्ड फॉर्म आ गई हमारी। मतलब दोनों का ही सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और इसी को अगर मैं चाहूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? जहां पे ये एजेस हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों जगह पे क्या है? कार्बन लगा हुआ। ठीक है, हर किसी के 4 बॉन्ड पूरे करोगे तो अपने आप वो सेम ऊपर वाला C5H12 बन जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास सिंपल सा था। और जिसके अकॉर्डिंगली अब हमने 10th क्लास में एक और पढ़ा था, होमोलोगस सीरीज थी कुछ। होमोलोगस सीरीज में हम क्या कहते थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को गिनते थे। अगर यहाँ पे 5 कार्बन लगे हुए हैं तो इसका हुआ मिथ एक कार्बन के लिए, इथ प्रोप ब्यूट पेंट। ये क्या है? 5 कार्बन थे तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन। इसको कहते हैं वर्ड रूट। ये क्या होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है, जो मेन चेन बताता है। हम इसके रूल से भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। पेंट ने बताया ये 5 कार्बन थे और ये सारे आपस में सिंगल बॉन्डेड थे। सिंगल बॉन्डेड थे तो एल्केन के लिए जो सफिक्स होगा वो क्या लगेगा? एन। एल्केन्स है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड क्या होता है? जो कि सिंगल बॉन्डेड होगा। तो इसमें पेंट के आगे लग जाएगा एन, तो ये बन गया हमारे पास पेंटेन। क्लियर है? अब इसी के आइसोमर के तौर पे मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जो हमारे कार्बन है वो आपस में सेल्फ लिंकिंग करा सकते हैं। अब जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके साथ 4 कार्बन और 1 कार्बन यहाँ लग गए, ये CH3 यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, इसके अंदर भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन। बिल्कुल सेम है, लेकिन ये ऊपर वाले से तो बहुत अलग स्ट्रक्चर आ गया। बहुत अलग क्यों आया? ऊपर वाला हमारा सिंपल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर था। सिंपल है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास ब्रांचिंग हो गई है। और ये ब्रांचिंग जरूरी नहीं है यहीं पे हो, कहीं पे भी, किसी पे भी लगे। मान लो यहाँ पे लग जाता और यहाँ हाइड्रोजन होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब ऐसा आता है, इसको अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें, आईयूपैक की नहीं बात करें, मैं बोल रहा हूँ कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंगली इसका नाम था पेंटेन, पर इसके आगे हम क्या लिखेंगे? एन पेंटेन। एन ने क्या रिप्रेजेंट किया था? एन ने बताया था कि सीधी सीधी लंबी चेन चल रही है, इसके अंदर किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं है। 5 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्डेड और विदाउट किसी ब्रांच के। अब हमारे पास यहाँ आता है, यहाँ पे क्या हो गया? ये CH3 किस में लग गया? ब्रांच में आ गया। तो जिस टाइम पे ब्रांचिंग शुरू हो जाती है तो उस वक्त हम क्या लिखते हैं? आइसो पेंटेन। अब आइसो ने क्या बता दिया हमें? आइसो ने बताया कि ये जो 5 कार्बन है ये आपस में ब्रांच की फॉर्म में लगे हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लॉन्ग चेन में। तो ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करता है आइसो। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी भी सेम है, C5H12, पहले भी सेम था, तो इनको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स। एक इसी में अगर ऐसा हो जाए, एक कार्बन है जिसके चारों तरफ कार्बन ही लगे हुए हैं, देखो है तो अभी भी 5, टोटल कार्बन तो अभी 5 है, एक बीच में 4 साइडों में, इसका टोटल कार्बन गिन के देखो 5 कार्बन, और हाइड्रोजन गिनो 3 3 3 3, कितने हो गए 12। तो ये फिर से C5H12 सेम फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग है। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये जो है तो पेंटेन, पर ये क्या बनेगा, नियो। नियो ने क्या रिप्रेजेंट किया है कि जो सेंट्रल कार्बन है उसके सारे बॉन्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे कार्बन के साथ ही फिल्ड है। क्लियर है, तो सारे जो कार्बन है वो सेंटर वाले के साथ अटैच है, तो ये नियो पेंटेन आ गया। तो मेन 3 आइसोमर समझ में आ गई, एक एन आ गया, एक आइसो आ गया और एक नियो आ गया। इसके बाद अब हम सीधा अपना नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा सा चलते हैं। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था, मेन जो नॉमेनक्लेचर में आता है सबसे पहले जो होमोलोगस सीरीज थी, जिसके बेसिस पे मैंने तुम्हें पेंट बताया था अभी, उसको याद करते हैं। मेथ का मतलब क्या होता है, एक कार्बन, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फिर 11 और 12 के लिए आ जाता है अनडेक और टू डेक। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 और 12 के लिए आ गया। इसके अंदर हमारे पास जब हम इन रूल्स की बात करते हैं, वापस से अपने रूल्स को एक एक करके सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अब ये समझ में आ गया तुम्हें कि कार्बन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर मेन क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ओपन चेन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब होगा जिसमें किसी तरह की कोई रिंग नहीं बनेगी, उसको हम कह रहे हैं एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफैटिक के अंदर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस आएंगे। एल्केन्स का मतलब क्या हुआ, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+2, जो हमने अभी एग्जांपल किया था। एल्कीन क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगी, मेन चेन में कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसे कहते हैं वो एल्कीन बन गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा CnH2n। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं मेन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो इसको हम क्या कह देंगे, एल्काइन बन जाएगा। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, एलिफैटिक या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद आता है हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, हमारे पास जो भी कार्बन कंपाउंड बनेगा वो साइक्लिक फॉर्म में बनेगा। मान लो ऐसा हो गया, ऐसे का मतलब क्या हुआ, हर जगह पे कार्बन लगा हुआ है और उसके सारे बॉन्ड बाकी हाइड्रोजन से पूरे हो रखे हैं। ठीक है, जो ये वाले हैं हमारे, इनके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये किसी भी तरीके से होगा, ये 3 कार्बन लगे हुए थे और ये साइक्लिक बन गया, दिख रहा है ना यहाँ पे, तीनों मिलके आपस में एक साइक्लिक बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि क्लोज चेन है या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्लोज चेन या साइक्लिक के अंदर भी 2 पार्ट आ जाते हैं, एक आता है होमोसाइक्लिक, एक आता है हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब, होमो से नाम से समझ में आ रहा है हमारे पास, जिस टाइम पे सारे के सारे जो भी बॉन्ड्स बनेंगे वो सिर्फ कार्बन से बनेंगे, दैट इज होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, कहीं ना कहीं कार्बन की जगह कुछ एक एक्स्ट्रा कोई और एलिमेंट आ जाएगा। हेटेरो का मतलब ये अलग होता है कि कुछ अलग आ जाएगा बीच में, तो वो हेटेरोसाइक्लिक बनेगा। होमोसाइक्लिक के अंदर सबसे पहले आता है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या होता है, एलिसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो कि सिर्फ साइक्लिक हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, किसी भी तरीके से सिर्फ साइक्लिक हैं, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी नहीं पोजेस करते। और अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और जो मेन हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है वो सबसे ऊपर अगर हम गिने तो वो आता है बेंजीन। अगर हम बहुत छोटे में समझना चाहें, एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली वो वाले होते हैं जो बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, और 99% होंगे बेंजीन। उस पूरे कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं बेंजीन होना चाहिए, अगर बेंजीन है तो वो एरोमेटिक है। अदरवाइज अगर हम पूरा डिटेल में जाएं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हकल्स रूल ओबे करते हैं। हकल्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या था, हकल रूल ने कहा था कि वो एरोमेटिक कंपाउंड में अगर कहीं पर भी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड कौन सा होता है, जो डबल बॉन्ड वाला होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स वाले होंगे, उन मल्टीपल बॉन्ड्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर वो क्या आना चाहिए हमारे पास, 4n+2 के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। 4n+2 के हिसाब से n जो आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे वहां पे, उसके हिसाब से हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए वैल्यू। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एरोमेटिक के लिए
तो मेन फिलहाल के लिए क्या याद रखते हैं, एरोमेटिक वो हो गए जिनके अंदर बेंजीन रिंग लगती है, एलिसाइक्लिक हो गए जिसमें बेंजीन रिंग नहीं लगेगी। ठीक है, ये पूरी तरीके से बात ठीक नहीं है, मैंने थोड़ा सा भी हिंट दिया है कि एरोमेटिक वो होंगे जो हकल्स रूल ऑबे करेंगे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले अब क्या आएगा, देखो हमने जिस टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो किया, अपने क्लासिफाई किया, तो सबसे पहले आया प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या रहेगा, जिस टाइम पे कार्बन एटम अटैच टू वन कार्बन एटम ओनली, एक कार्बन है, सिर्फ कार्बन एटम के साथ ही अटैच है। मान लो लॉन्ग चेन चलते हुए यहां दिख रहा है हमें, ये कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाला कार्बन एटम जो ये वाला है, ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। जो ये बीच वाला कार्बन है, ये दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शियरी, सेकेंडरी हो गया। ठीक है, 2 डिग्री आ गया। अगर यहाँ पे हम एक और कार्बन लगा देते हैं, तो यही कार्बन अब हमारा ये 3 डिग्री हो गया, क्योंकि इसके ऊपर 3 कार्बन के साथ अटैचमेंट आ गई है। तो ये जो डिग्री बता रही है हमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी या क्वार्टरनरी, ये बताता है बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने उसके साथ अटैच हैं, वही डिग्री बताते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इसके अंदर एक होता है हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर में हमेशा जो जिस कार्बन की जितनी डिग्री ज्यादा होगी, जिस कार्बन की जिसकी जितनी डिग्री ज्यादा होगी, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू द लोअर डिग्री कार्बन एटम। क्लियर है? उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या होगा, अल्फा कार्बन क्या रहेगा, अल्फा कार्बन देखो जैसे यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ दिख रहा है क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस क्लोरीन के ये फंक्शनल ग्रुप आ गया हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो मिलके पूरे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। एक तरह से उसको एक सरनेम की तरह, नाम के आगे सरनेम लगेगा, जिससे हम जज करेंगे कि हाँ ये इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। अब जैसे क्लोरीन लगा है, तो ये हेलो प्रॉपर्टी के साथ है, हेलोजन डेरिवेटिव बन गया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें इस हेलोजन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन बॉन्ड बना रहा है, उसको क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और जो दूसरे वाला जो हेलोजन के साथ लगे हुए कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, उसे क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। जैसे यहाँ पे था, ये हमारे पास COOH लगा हुआ है, तो COOH जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा हो गया, और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच है वो बीटा कार्बन हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली अटैचमेंट के बेसिस पे हमने नाम रख दिए। फिर आता है हमारा ओपन चेन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन की जो हमने बात करी थी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का हमें ऑलरेडी आइडिया आ गया कि सिंगल बॉन्ड के लिए एल्कीन लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन लगेगा। इसी के बाद जब क्लोज चेन आता है, क्लोज चेन में क्या था हमारा, जिस टाइम पे साइक्लो आने लग गया था, क्योंकि अभी साइकिल बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं पूरा, तो ये हमारे पास जो बन गया, इसका नाम क्या रखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ये ब्यूटेन कहां से आ रहा है, क्योंकि 4 कार्बन एटम है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो 4 कार्बन एटम थे और चारों के चारों रिंग स्ट्रक्चर में थे। रिंग का मतलब साइक्लो, 4 का मतलब ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्डेड एन। क्लियर है? इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, साइक्लो का मतलब आ गया यहाँ पे कि वो रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ब्यूट ने हमें बताया कि 4 कार्बन एटम है, और एन ने बताया कि वो सारे सिंगल बॉन्डेड थे। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास ये जो आते हैं, ये हमारे बेसिकली वो वाले कार्बन वो एटम आ गए जिसके अंदर ये जैसे ये है, ये तो हेटेरोसाइक्लिक आ गया। हेटेरो क्यों आ गया, क्योंकि बेंजीन के मतलब एक तरह से कार्बन्स के बीच में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन भी आ गया, ये हेटेरोसाइक्लिक में आ गया, इसको हम बेंजीन कहते हैं। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है बेसिकली। क्लियर है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आएगा। अब होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्या होगा, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच द रिंग फॉर्म ओनली विद कार्बन, उसको होमोसाइक्लिक कहेंगे। हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन की अलावा भी कुछ आ जाएगा, जैसे अभी हमने इस वाले एग्जांपल में पायरिडीन में देखा, तो ये हेटेरोसाइक्लिक होगा। अब हम बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। एलिसाइक्लिक सेम वही जो हमने अभी बात करी थी, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, इनमें कहीं बेंजीन रिंग नहीं है, ये कोई हक्कल्स रूल ऑबिन नहीं करते हैं, उनको हम सिंपल कंपाउंड्स को क्या कहेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या आएंगे, वो कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन आ जाती है। अब ये देखो नैप्थलीन के अंदर भी एक ना एक बेंजीन रिंग है। टॉलीन, टॉलुइन क्या होता है, जिस टाइम पे बेंजीन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप लग जाता है, मीथेन लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया, तो उसको हम कहेंगे टॉलुइन। और यहाँ पर ये मैंने हक्कल्स रूल लिख के दिखाया हुआ है कि हमारे पास 4n+2 = 10 किया हुआ है मैंने। वो 10 कहाँ से आ रहा है हमारे पास, अगर जो तुम देखोगे हमारे पास नंबर ऑफ इसके लिए, नैप्थलीन के लिए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके अंदर कितने हैं, जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 10 हैं। तो मैंने क्या किया, 4n+2 को 10 के इक्वल इक्वेट किया, यहां से n की वैल्यू 2 आ गई,
फ्रैक्शन में तो नहीं आया, डेसिमल्स में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हकल्स रूल को फॉलो करता है और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हमेशा हम ऐसे ही चेक करेंगे, जहां पर भी हमारे पास 4n+2 क्या बताएगा, 4n+2 should be exactly equals to the number of electron which are participating in making of या formation of pi bond। pi bond क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड जो बनाएगा। एक सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है हमेशा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो हमें सिर्फ पाई वाले के इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। तो सर हमें वो मतलब 5 भी है सर वहां पर आपने। हाँ तो बेटा 5 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए इक्वल्स टू 10 किया, वहां से n की वैल्यू निकाली, n हमारा अगर जो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल करेगा। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है ये। तो ये हमारा था हकल्स रूल जो मैंने अभी ऊपर समझाया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, हकल्स रूल स्टेट दैट अ साइक्लिक और प्लैनर मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इफ इट कंटेन 4n+2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और n की वैल्यू 0 1 2 से लेकर 4 तक एक होल नंबर आना चाहिए, कभी भी वो डेसिमल या कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, क्लियर है। इसके बाद है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में जैसे हमने बात करी थी कि कार्बन की जगह पे कुछ और आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन का क्या बनता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को अगर हम लिख देंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि वो किस तरीके से ये फॉर्मूला की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे CH4 कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने थे तो एक जगह पे हर बॉन्ड के साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, CH4 लग गया। अब अगर कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डेड है तो बाकी के 3 क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बनेंगे। तो 1 2 तो हमारे पास कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, हम लोवेस्ट टर्म ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास ऐसा आता है C2H6 तो मैं इसको क्या लिखूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला में CH3, जो कॉमन फैक्टर था वो हटा देते हैं, एम्पिरिकल में लोवेस्ट रेशियो ले लेते हैं हम उनकी, क्लियर है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये भी हमने जूनियर क्लासेस में किया हुआ, 9 से करते आए थे और 10 तक हमने यही किया था, जिसके अंदर जैसे कार्बन है, कार्बन के पास क्या होता है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और अब क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा जिसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और वो आके इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कार्बन जो होगा इन सबके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर लेगा, जिससे इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट रूल हो गया, और हाइड्रोजन के लिए हीलियम वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, जिसके साथ ही क्या बनाएगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। अभी जब स्टेबल हो गया तो ये CH4 का कंपाउंड बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब आती है बात जो हम ये कंडेंस्ड फॉर्म एंड ये हमें पता ऑलरेडी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूँ किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। हर एक पॉइंट के ऊपर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी में जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 सेकंड वाले के अंदर ये यहाँ पे हमने क्या देखा है, एक एक्स्ट्रा लाइन लग गई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करिए कि इस वाले एज के ऊपर भी एक कार्बन आ गया है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमारे पास एक कार्बन एटम आ गया है, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ 1 2 3 4 ऐसा, और यहाँ पे है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ एक लगा हुआ था CH3, यहाँ CH3 लगा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास CH2 था, यहाँ CH2 था, यहाँ CH2 था, और इस पॉइंट पे एक कार्बन लग गया जो कि CH3 एल्काइल ग्रुप के यहाँ पे CH2 CH ही रहेगा, CH3 के नीचे, CH3 के नीचे हाँ CH रहेगा सर, ठीक है। वही 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, अपना अकॉर्डिंगली देख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक हाइड्रोजन का आ गया और 3 बॉन्ड्स कार्बन के साथ हो गए, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद है स्पेशल फार्मूला, स्पेशल में हमारी स्पेस में अरेंजमेंट इस तरीके से। चलो अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की बात में। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, फंक्शनल ग्रुप था एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक फैमिली को बिलोंग करेंगे वो स्पेसिफिकली। जैसे अगर जो हमारे पास OH लग जाता है तो हम कहते हैं वो एल्कोहलिक फैमिली को है, अगर जो हमारे पास CHO लग जाता है हम कहते हैं एल्डिहाइड है वो। तो यहाँ पर ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके एग्जांपल्स तो हमें पता होना चाहिए। देखो जैसे CHO है, इसको हम डायरेक्टली CHO लिख दें या इस तरीके से लिख दें मेन चेन के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा एंड ऑफ चेन में लगेगा, ये बीच में कभी नहीं लग सकता। जो भी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन होगा वो हमेशा एंड ऑफ चेन में लगेगा। अगर वो बीच में आ जाएगा तो वो कीटोन बन जाएगा। अगर वो बीच में आएगा, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया तो वो कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। जैसे एल्डिहाइड में क्या होगा, कार्बन 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 और इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O और इधर हाइड्रोजन आ गया, तो और बाकी सबके 4 ऐसे बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। और वहीं अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटके यहाँ बीच वाले पे आ जाए
तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए और यहाँ बीच वाले पे जैसे ही आया तो ये क्या बन गया, कीटोनिक ग्रुप बन गया। ये एल्डिहाइड नहीं बचा, ये कीटोनिक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड ऑफ चेन में लगेगा तो एल्डिहाइड, बीच में कहीं लगेगा तो हमारा कीटोनिक ग्रुप आएगा। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है COOH जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हुआ, और ये भी हमेशा एंड ऑफ चेन में लगेगा, ये बीच में नहीं लग सकता कभी। अब इसमें कैसे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मेनली उनको लगता है कि डबल बॉन्ड O तो कीटोनिक में भी लगा था, एल्डिहाइड में भी लगा था। फर्क क्या रहेगा, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगाया उसी पे OH आएगा साथ में, और ये हमेशा एंड ऑफ चेन में ही लगेगा। क्लियर है? एल्डिहाइड में क्या था, यहाँ OH की जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन था तो एल्डिहाइड था, अगर OH हटके बीच में कहीं लग जाए तो वो कीटोनिक ग्रुप था, अगर ये दोनों एक ही एंड ऑफ चेन में लग जाएंगे तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में क्या है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O और कोई भी हेलोजन लगा हुआ, इसके अंदर यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो हमने क्लोराइड कर दिया। ये है अमाइड। अमाइड में क्या है, NH2 लगा और कार्बन के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप लगा, डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं बेसिकली। तो कार्बोनाइल के साथ अगर जो अमाइन लग गया है हम इसे अमाइड कहेंगे। सिंपल अगर NH2 लगा हो कार्बन के साथ किसी भी लग जगह पे हम कहेंगे कि वो अमाइन ग्रुप लगा हुआ। ये कुछ एक हैं, सारे नहीं हैं, लेकिन मेजर जितने भी हमें रिक्वायर्ड है फिलहाल के हिसाब से वो नॉमेनक्लेचर के अंदर ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद आता है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या करता है बच्चे, होमोलोगस सीरीज बताता है हमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जैसे कि अगर हम ये पहले से शुरू करते हैं, किसी के अंदर भी देखो यहाँ पे मेन जो है हमारे पास एक कार्बन है, उसके साथ OH लगा हुआ है, तो एक कार्बन है, उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, वो मिथ बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो CH4, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन में एक कार्बन है तो ये मिथ बना, दो कार्बन है तो इथ बनेगा, तीन कार्बन है तो प्रोप बनेगा, चार बनेगा तो ब्यूट बनेगा एंड सो ऑन। तो इनको हम सीधा ही चलते हैं और हम होमोलोगस सीरीज को पकड़ते हैं और आईयूपैक के रूट्स पे पहुंचते हैं। ये इंट्रो के नाम पे खत्म हो गई हैं चीजें। जैसे कि अगर हम होमोलोगस सीरीज पकड़ते हैं तो यहाँ से हमारी होमोलोगस सीरीज स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारे पास लॉन्ग चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मिथ। ये मिथ बताता है वर्ड रूट, ये सिर्फ ये बता रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ये नहीं बताएगा किसी तरीके से वो कार्बन बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, फंक्शनल ग्रुप है, कुछ नहीं। ये सिर्फ बता रहा है जो मेन चेन हमने सेलेक्ट करी है उसमें कितने कार्बन है। तो अगर एक कार्बन होगा तो मिथ बनेगा। अगर दो कार्बन आपस में बॉन्डेड होंगे किसी भी तरीके से, ऐसे हो दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ये बॉन्ड कितने भी हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही कार्बन है तो वो क्या आ जाएगा, इथ आएगा। ऐसे ही अगर तीन कार्बन आएंगे तो हम कहेंगे कि वो प्रॉप आ गया, चार आएंगे तो वो ब्यूट आएगा, पांच आएंगे तो पेंट, 6 आएगा तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑप, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए दो डेक। क्लियर है? ये हमें क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब जब हम नेमिंग करते हैं बेसिकली आईयूपैक, उसके अंदर मेन सबसे पहले यही आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, वर्ड रूट बताता है हमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे चेन में। और फिर लगता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा कि वो कार्बन आपस में बॉन्डेड किस तरीके से, वो कार्बन आपस में बॉन्डेड किस तरीके से। देखो जैसे अब एग्जांपल के तौर पे हम इसी को पकड़ लेते हैं, ये प्रोपीन लिखा है। अब कैसे सपना आया कि इसका नाम प्रोपीन होगा, देखो यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन का मतलब क्या हुआ, प्रॉप। वर्ड रूट समझ में आ गया। अब इनमें किसी दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो जब दो कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो एल्कीन आ गया। तो एल्कीन के नाम का यहाँ पे प्रॉप के बाद हमने लगा दिया इन, तो ये बन गया प्रोपीन। क्लियर है? अभी हम और डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि वो इन का नंबर वगैरह कहाँ आएगा, वो आगे चलते जाएंगे, क्लियर होगा। फिलहाल हमने क्या देखा है कि तीन कार्बन से तो प्रॉप आ गया, डबल बॉन्ड था तो इन लग गया, तो हमें पता चल गया कि इस चेन के अंदर तीन कार्बन है जिनमें से किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्लियर है? अब हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। जैसे प्राइमरी सफिक्स के बाद हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लग जाएगा। जैसे हमने अभी देखा था डबल बॉन्ड के लिए इन लगाया था। उसके बाद आता है जो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमने बात करी, ये एक सेकेंडरी सफिक्स देंगे। अब हमें सेकेंडरी सफिक्स कैसे, जैसे मैंने बोला था सरनेम है ये एक तरह से, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सरनेम की तरह काम करेंगे। सरनेम की तरह कैसे जाएंगे, जब ये लास्ट में लगे होंगे उसका एब्रीविएशन हम लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लास्ट में सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ये ओइक एसिड रिप्रेजेंट करेगा कि वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड था। सल्फोनिक एसिड के लिए हमारे पास क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड पूरा ही लिखेंगे। एसिड एनहाइड्राइड के लिए क्या लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। ईस्टर के लिए क्या लिखेंगे, ओएट। एसिड क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड।
ये नोट्स ऑलरेडी सबके पास हैं, जिसके पास मतलब अगर अभी नहीं भी होंगे मैं इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, तो वहाँ से अपना देख लेना जिसको चाहिए होगा। चलो अब एसिड क्लोराइड के अंदर हमारा ऑयल क्लोराइड हो गया, एसिड अमाइड के लिए हमारे पास अमाइड लगा देंगे, नाइट्राइल के लिए हम CN जिस टाइम पे लगता है तो उसके लिए नाइट्राइल लिखेंगे, एल्डिहाइड के लिए Al लिखेंगे। हाँ जी, ये जो हार्मोन में वो R लगा वो किस लिए? R एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है बच्चे। ये जो R होता है एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो कार्बन की चेन होती है। अगर जो एक लगा हुआ है, मान लो एक कार्बन लगा हुआ है, एक्चुअली क्या होती है CH3 को जो ये जो बॉन्ड बनता है जैसे CH3 एक्चुअली तो 4 होने चाहिए थे, तो अब ये मिथाइल बन गया है, ये मीथेन नहीं है। इसके साथ हमारे पास मान लो यहाँ पे मैं OH लिख देता हूँ, तो ये मिथेनॉल है, वो अलग बात है, लेकिन ये क्या है फंक्शनल ग्रुप की तरह ये अपना R एल्काइल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये जो R होता है ये R उस एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये जरूरी नहीं है एक कार्बन हो, 2 होते, 3 होते, 4 होते, कितने भी लगे होते, जैसे यहाँ पे CH2 फिर CH3 लगा होता तो ये इथाइल बन जाता। और लंबी चेन चलती, यहाँ पे 2 आके और CH3 होता तो प्रोपाइल बनता। तो R सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन की कोई चेन लगी हुई है साथ में। क्लियर है? तो कोई भी लगी होगी उसके उससे हमें हमारे सफिक्स के नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एल्डिहाइड के लिए लास्ट में हमारे पास Al लगेगा, चाहे मिथाइल लगाओ, ब्यूटाइल लगाओ, प्रोपाइल लगाओ, कुछ लगाओ, लास्ट में हमारे पास Al ही लगना है। इसके साथ हमारे पास आता है कीटोन। कीटोन के लिए हमारे पास सफिक्स लगता है O। ठीक है, एल्कोहल के लिए हमारे पास लगेगा ओल, थाई एल्कोहल के लिए लगेगा थायोल, अमाइन के लिए लगेगा अमाइन। क्लियर है? इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उनसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, वो करने से पहले जैसे अभी R के लिए पूछा था, मैंने कहा कि वहां पे वो जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल क्या है? जैसे CH3 था, वो मेन चेन के अंदर पार्टिसिपेट ना करे। किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि जो एल्काइल ग्रुप है वो मेन चेन में नहीं हो, जैसे कि ऐसे कार्बन 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 इस तरीके से हैं और यहाँ पे एक CH3 अलग से लगा है, तो ये अब मेन चेन का पार्ट नहीं है। मेन चेन हमारी ये थी, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ये जो बनेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये CH3, ये मिथाइल ग्रुप बनेगा। अगर ऐसे ही C2H3 लिखा हो या C2H5 लिखा हो, मतलब ये क्या है? एक तरह से 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, उसको चाहे कंडेंस फॉर्म में लिख लो, ऐसे लिख लो, किसी तरीके से लिख लो, वो हमारे पास क्या बनेगा? इथाइल बनेगा। इथाइल के बाद हमारे पास क्या आएगा? OCH3 अगर ऐसा लिखा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मिथॉक्सी। OCH3 अगर लिखा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मिथॉक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप से बिलोंग करेगा वो। अगर C2H5 होगा तो वो इथॉक्सी आ जाएगा। अगर फ्लोरीन लगा होगा, फ्लोरीन क्या है? हमारा हेलो ग्रुप है, तो वो बनेगा फ्लोरो। ये फिर क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारे के सारे जो मैं अभी ये बता रहा हूं स्पेसिफिकली, ये सारे क्या है बच्चे? हमारे प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो नाम के पहले आएंगे। अगर हमारे पास कभी भी वर्ड रूट हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सफिक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स सेलेक्ट करेंगे, तो अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो इनमें से जो भी नाम आएगा वो नाम के वर्ड रूट के भी पहले लिखा जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट से पहले लिखा जाए। जैसे अगर जो मान लो हमारे पास यही था, इसके अंदर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, तो हमें पता है ये 4 कार्बन का मतलब क्या होगा? ब्यूट, है ना? और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन आना चाहिए, इसका नाम ब्यूटेन होना चाहिए, लेकिन इसका नाम हमारे पास अब क्या आएगा? सेकेंड कार्बन पे आप एक क्या लगा हुआ? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये आ गया। तो 2 मिथाइल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर हमारा जो एल्काइल ग्रुप लगा था, और वो एल्काइल ग्रुप क्या बनेगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट से पहले लिखा जाने वाला नाम। तो ये आ गया हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? तो ये सारे हमारे, अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन, आयोडीन आ गया तो आयोडो लिख देंगे इसके आगे। क्लियर है? ये हमारे सारे प्रीफिक्सेस आ गए। उसके बाद नाइट्रो आ गया, नाइट्रोसो आ गया, अमाइनो आ गया। क्लियर? फिर आता है हमारे पास किसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा? अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे मान लो वहां पे कार्बोक्सिलिक भी आ गया, एल्कोहलिक भी आ गया, या कीटोनिक भी आ गया, एल्कोहलिक भी आ गया, साइनो ग्रुप भी आ गया, हेलोजन ग्रुप भी आ गया। किसी सिचुएशन में जब फंक्शनल ग्रुप के अंदर 2-2 फंक्शन, मतलब किसी लॉन्ग चेन के अंदर 2-2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी देके सफिक्स की जगह यूज किया जाएगा, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। अब जो प्रीफिक्स में आएगा, तो अगर OH आएगा प्रीफिक्स में तो उसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी, CN आएगा तो उसको लिखेंगे साइनो, जो CO आएगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप लगा था कार्बन के ऊपर बीच में कीटोनिक ग्रुप, उसको कहेंगे कीटो या कार्बोनाइल या ऑक्सो, जो मर्जी नाम लिख सकते हैं। ये हमारे पास कब लिखेंगे? लेकिन सिर्फ जब प्रीफिक्स में होगा। अगर ये सफिक्स में ही होता तो ओन लिखते। क्लियर है? अब हम वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सफिक्स कौन सा प्रीफिक्स? वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप्स का, वो भी मैं आगे बता दूंगा। और अगर जो CHO लगेगा प्रीफिक्स में,
तो उसको कहेंगे एल्डो कार्बोनाइल या ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, मेन ये ध्यान रखना है इसके अंदर कार्बोनाइल या ऑक्सो वाली चीजें मत यूज करना, क्योंकि वो दोनों के अंदर सेम है। ये कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ के लिए यूज किया जाता है, प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो जो कीटोनिक ग्रुप है उसके लिए कीटो यूज करेंगे, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एल्डो यूज करेंगे प्रीफिक्स में। क्लियर है, ऑक्सो या कार्बोनाइल नहीं करेंगे, वरना कंफ्यूजन रहेगा कि तुम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो। क्लियर। अब जनरल स्टेप्स हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहली स्टेप में क्या आता है, हमारी जो फर्स्ट स्टेप है आती है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब होता है जो चेन सबसे लंबी होगी, जिसके अंदर हर फंक्शनल ग्रुप आने की कोशिश हो, मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, सब कुछ जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो उस चेन में आने चाहिए, तो वो हमारी मेन चेन बनती है। फिर हम उसको करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग किस बेसिस पे करेंगे, हमारी एक प्रायोरिटी रहती है नंबरिंग करते हुए जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं या मल्टीपल बॉन्ड है या सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सबसे छोटे नंबर पे आना चाहिए। मतलब अगर इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ छठे पे फंक्शनल ग्रुप लगा है और 7 8 यहाँ खत्म हो रहा है, तो हम इधर से गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि 1 2 फिर 3 आ रहा है, वहां से शुरू करते हुए छठे पे आ रहा था, इधर से शुरू करते हुए तीसरे पे आ रहा है, तो हमेशा वो तीसरे वाले को प्रायोरिटी देंगे। फंक्शनल ग्रुप हमेशा सबसे छोटे नंबर पे आना चाहिए। क्लियर है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलेगी, और कुछ भी नहीं है सीधी चेन है फिर कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट बदल अल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ से एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक पेरेंट चेन हमारे पास एक कार्बन 2 3 4 5 है यहाँ। अब मैं अगर यहाँ से गिनती शुरू करता हूँ 1 2 3, तीसरे पे अल्काइल ग्रुप लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 तो भी सब्स्टिट्यूएंट यही लगा है, तो कहीं से भी गिनती शुरू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, ऐसा ही यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखो अब अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता तो ये तो छोटी हो जाती, ये तो 4 कार्बन एटम्स वाली होती, तो ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हमारे 5 आ गए, और गिनती करते हुए 1 2 3, तीसरे पे अल्काइल, 1 2 3, तीसरे पे अल्काइल, कहीं से भी शुरू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास आता है, ये देखो हमारे पास हमने 2 एग्जांपल्स रखे हुए, यहाँ पे हमारे पास क्या, एक कार्बन 2 3 4 5। अब एक तो ये चेन सेलेक्ट कर लें, एक मेरे पास एक और चेन दिख रही है 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 है, या फिर 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 है, तो मैं कौन सी चेन सेलेक्ट करूँ? लॉन्गेस्ट चेन, एक ऐसी चेन जो सबसे ज्यादा लंबी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, सारे 5 है, एक ऐसी चेन जिससे सारे सब्स्टिट्यूएंट कवर। तो यहाँ पे जब हमने देखा था कि 5 कार्बन हर तरीके से बन रहे हैं, तो हमें वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स कवर हो जाए, तो हमने ये वाली चेन सेलेक्ट करी जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप सारे के सारे हमारे कवर हो गए थे, कोई भी किसी तरीके से। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ भी सब सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाता है, जो हमारी ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग के अंदर भी फर्दर ब्रांचिंग हो गई है। तो हमें कोशिश करना है कि ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट भी हो और मिनिमम सब ब्रांचिंग हो जिसमें, ठीक है, सारी ब्रांच मेन चेन पे आ जानी चाहिए। जैसे हमने जब ये सेलेक्ट किया है तो ये और ये डायरेक्टली अपनी मेन चेन से अटैच है, कोई सब ब्रांचिंग नहीं हुई है। क्लियर है। चलो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या हुआ? लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब होता है कि हमारे पास जो लोकेंट होगा, लोकेंट बेसिकली क्या रहेंगे, इन्हीं अल्काइल ग्रुप्स का ही नाम होता है, ये सबसे छोटी जगह पे होनी चाहिए, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे वो सबसे छोटे नंबर पे आने चाहिए। जैसे यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप चौथे कार्बन पे आ रहा है, जो कि गलत हो गया। यहाँ से शुरू करेंगे तो सेकंड पे आ रहा है, तो छोटा नंबर यहाँ था, इसलिए ये वाला करेक्ट ऑर्डर है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो आता है, इसी तरीके से हम नेमिंग ऑफ अल्फाबेटिकली, देखो नेमिंग में क्या रखेंगे, अल्फाबेटिकली फॉर्मेट का मतलब होता है इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एंड दे आर रिटन इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। जब भी हम नाम करेंगे तो इनके अंदर क्या रखेंगे, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है, इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, एक कार्बन, 2 3 4 5 और 6, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक चौथे कार्बन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देख रहे हैं, एक कार्बन के ऊपर हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है और इस कार्बन के ऊपर हमारे पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मिथाइल और इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास, है ना, 2 हैं। अब इनका जब हम नामकरण करेंगे, हम लिखेंगे, तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से चलेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अब मिथ और इथ में, इथ ABCDE पहले आता है, तो इथाइल ग्रुप को पहले लिखेंगे और मिथाइल ग्रुप को बाद में लिखेंगे। तो हमारा नाम क्या है इसमें, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है।
ये बात समझ में आई? एक अब इसके अंदर अगर हम इसकी गिनती की बात करें, अब देखो दो तरीके से हो सकता था, या तो मैं गिनती इधर से शुरू करता, सेकंड पोजीशन पे हमने मिथाइल ग्रुप लगाया था, या मैं गिनती इधर से शुरू करता जिसमें हमारे पास थर्ड पोजीशन में इथाइल आएगा और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल आएगा, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन आ जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है इसमें? चलो इसके बाद हमारे पास आता है, अब इसके देखो इसमें क्या है, हमारे पास दो प्रीफिक्स वाली चीज लगी हुई है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और दोनों के दोनों एज अ प्रीफिक्स ही काम करने वाले हैं। तो इसमें जिस टाइम पे हम गिनती शुरू करेंगे, अपने पास यहां से गिनती शुरू करेंगे, अब प्रायोरिटी ऑर्डर की बातें आने लग जाएंगी। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब मैं किस जगह से गिनती शुरू करूंगा। अगर मैं इस तरफ से गिनती शुरू करता हूं तो मेरे पास जो हेलोजन है वो चौथी पोजीशन पे आ गया, मिथाइल सेकंड पे है, तो हमें प्रायोरिटी हेलोजन को ज्यादा देनी है एज कंपेयर टू मिथाइल। एज कंपेयर टू मिथाइल हमारी प्रायोरिटी हेलोजन को ज्यादा देंगे, तो हेलोजन को ज्यादा देने के हिसाब से हम गिनती कहां से शुरू करेंगे, जहां से हेलोजन को छोटा नंबर मिले, दैट इज 1 2 3 4 5। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो। फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, 5 कार्बन थे पेंट और सारे सिंगल बॉन्डेड थे पेंटेन। ठीक है ना ये? और इसके अंदर ये ध्यान रखना, हमने जो नेमिंग करनी है यहाँ पे प्रीफिक्सेस की, जब भी नेमिंग होगी प्रीफिक्सेस की कोई प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे नेमिंग नहीं होगी, सिर्फ नंबरिंग प्रायोरिटी पे जरूर हो रही है, लेकिन जो नेमिंग होगी वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में रहेगी हमेशा। जो भी प्रीफिक्स में आ गया मतलब उसकी जो नेमिंग होगी, नेमिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ही होने वाली है। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, इस वाले के अंदर हमने देखा, अब जो आएगा बच्चे 2,4 डाइमिथाइल एन नाइट्रोपेंटेन, ये किस तरीके से होगा, जब हमने गिनती शुरू करी है तो 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास पांचों कार्बन की गिनती आ गई। हमारे पास सेकंड पोजीशन पे ही नाइट्रो लगा हुआ है, सेकंड पे ही मिथाइल लगा हुआ है, तो हमने लिखा 2 4 2 और 4 किसके लिए, मिथाइल ग्रुप के लिए, क्योंकि दूसरे पे भी मिथाइल लगा हुआ है, ये हमारा ये दूसरे पे भी मिथाइल लगा हुआ है और चौथे पे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 और 4 के लिए लिख दिया हमने डाई। डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। तो मोनो लिखने की जरूरत नहीं होती, जहां पे 2 आ गए उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डाई। तो हमने लिखा 2 4, दूसरे और चौथे पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे। क्लियर है? तो वो आ गया हमारे पास 2 4 डाई मिथाइल, और फिर सेकंड पोजीशन पे ही एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था, टोटल कार्बन थे 5 और सारे सिंगल बॉन्डेड थे एन, तो क्या हो गया 2 4 डाई मिथाइल 2 नाइट्रोपेंटेन। क्लियर है? इसके बाद इसी तरीके से हमारे और एग्जांपल्स हैं, करके देख लेना, पता चल जाएगा। नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ, मैंने अभी ऊपर कुछ बताया था कि हमें मेन वो चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर फर्दर सब सब्स्टिट्यूएंट ना हो, एल्काइल के ऊपर एक और एल्काइल ना लगाओ। लेकिन किसी मजबूरी में अगर ऐसा हो जाए हम उसको टाल ही ना सकें, तो हम उसको कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में होगा क्या, जैसे यहां देखो इस वाले में जब हम देख रहे हैं तो ये मेन चेन हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ये नॉर्मल था, एल्काइल 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 ग्रुप लगा हुआ था, बिल्कुल जायज है। लेकिन इस वाले के अंदर जब हम चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो 9 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, और किसी तरीके से हमारे पास लंबी चेन नहीं बन रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 पे खत्म होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे खत्म हो रही है, तो 9 वाली तो कभी लंबी चेन आएगी ही नहीं इस तरफ को। तो ये हमारा जो है ये एज एल्काइल ग्रुप बन गया। पर इस एल्काइल ग्रुप में एक प्रॉब्लम है, इस एल्काइल ग्रुप के अंदर जो हमारी ये वाली चेन है, ये वाली चेन तो मेन कार्बन के साथ अटैच है, मेन चेन के साथ, लेकिन उस सब्स्टिट्यूएंट वालों के साथ फर्दर सब्स्टिट्यूएंट लग गए हैं, है ना। जो हमारे पास ये जो कार्बन थे इनके साथ फर्दर 2 3 कार्बन अटैच हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे होगी, ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम क्या करेंगे इसकी अलग से नेमिंग कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ देखो हमने क्या किया, जब गिनती शुरू करी 1 2 3 4 5वें पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये 2 कार्बन लगे हुए थे, फिफ्थ पोजीशन पे 2 कार्बन अटैच थे, और इन दोनों कार्बन के साथ फर्स्ट पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, सेकंड पे लगा हुआ है मिथाइल, और सेकंड पे एक और मिथाइल। तो हमारे पास कितना हो गया, अब एक और देखो इसमें एक और काम करेंगे, यहां से शुरू होके किसी एक साइड में ये लॉन्ग चेन बन गई कि नहीं 3 कार्बन की,
तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन बन गई। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो मैंने क्या लिखा 1 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, तो प्रो। अब ये प्रोपेन नहीं है, क्यों नहीं है प्रोपेन, क्योंकि ये पूरा मिलके ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा एल्काइल ग्रुप है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। आइल क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया था। तो हमने क्या लिखा 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज किए और फिर लिख दिया नोनेन। नो मतलब 9 कार्बन थे और एन मतलब सिंगल बॉन्डेड थे। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्लियर हो गया। चलो इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सफिक्स में एन की जगह ईन या फिर आयन आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनकी वजह से। और एक और है, अब हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरीके से रहेगा कि मेन चेन के अंदर डबल बॉन्ड आना ही आना चाहिए। ठीक है, हम किसी भी तरीके से ये चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसके अंदर डबल बॉन्ड मिस हो जाए, वो गलत हो जाएगा। हमें हमेशा वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड होगा। ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ये एज अ मेन ग्रुप काम करेगा और हमें वो मेन चेन में इंक्लूड करना ही करना है। क्लियर है, जैसे अब यहाँ देखो इसका नाम क्या रखेंगे, मिथ एथ प्रोब्यूट, और ईन क्या लगेगा, जिस टाइम पे डबल बॉन्ड लग गया तो हम लिख देंगे नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ऐसी जगह से जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे छोटा पड़े। तो डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही है, तो सबसे छोटी नंबरिंग कहां से आएगी, यहां से 1 2 3 4, और फर्स्ट कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। परफेक्ट है, 4 कार्बन थे, ब्यूट 1 ईन। ये 1 नहीं भी लिखोगे, सिंपल ब्यूटीन लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है, ब्यूट 1 ईन का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड वाली जगह से पहले हाँ जी, डबल बॉन्ड को मेन प्रायोरिटी देके गिनती शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी होती है, ये ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो एल्काइल ग्रुप लगा होगा उसके कंपैरेटिवली हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास इधर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और जब मैं गिनती शुरू अगर ऐसे करता 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा था, तीसरे कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे आ रहा है ना। और जब मैं इधर से शुरू करूंगा तो 1 2, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और एल्काइल ग्रुप आगे चला गया। तो हमें उधर से गिनती शुरू करनी है जिधर से डबल बॉन्ड छोटे नंबर पे आ रहा हो। ठीक है, तो इधर से गिनती शुरू करते हो 1 2 1 2, सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये करेक्ट नंबरिंग ऑर्डर है। अगर हम उधर से गिनती शुरू करेंगे, एल्काइल दूसरे पे आएगा पर डबल बॉन्ड तीसरे पे आएगा, तो वो हमारा प्रायोरिटी गलत हो जाएगी। क्लियर है, हमें हमेशा प्रायोरिटी उसको देनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड हमारा छोटे नंबर पे आएगा। चलो ये हो गया। इसके बाद if the multiple bonds are present as equivalent position, दोनों तरफ से बराबर बराबर पड़ रहे हैं, तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। जैसे बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड में ईन आ गया, गेट्स हायर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड आयन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है, आई बाद में आता है, तो डबल बॉन्ड को मेन प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है, जैसे अगर किसी भी सिचुएशन में ये वाला देखो, इसके अंदर हमारे पास कार्बन के इधर ट्रिपल बॉन्ड है, उधर डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ से गिनती शुरू करता हूँ तो यहाँ पे कार्बन कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड, इधर से शुरू करता हूँ तो कार्बन कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर है, तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है ना, तो अब हम जब नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट लगे थे, वर्ड रूट जो मेन नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, प्राइमरी सफिक्स जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमें बताएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स। अब देखो प्रीफिक्स के नाम पे क्या लगे, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट के नाम पे क्या लगा, कार्बन चेन, और प्राइमरी सफिक्स के नाम पे क्या लगा, बॉन्ड। अब प्राइमरी के बाद आ जाता है आगे जाके सेकेंडरी सफिक्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसके बाद आता है जब हमारे पास कोई फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स लगने शुरू हो जाते हैं, जो हमने जैसे एल्कोहलिक की बात करी, कार्बोक्सिलिक की बात करी, एल्डिहाइड की बात करी या हेलो ग्रुप्स की बात करी, तो उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वो करने से पहले मैं प्रायोरिटी ऑर्डर क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या लगता है, प्रीफिक्स। नॉमेनक्लेचर के अंदर यही करा था हमने। प्रीफिक्स क्या होगा, जो भी अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या जो भी हेलो ग्रुप्स लगे होंगे जो प्रीफिक्स में ही लगते हैं, वो आ गया। फिर आएगा वर्ड रूट, प्रीफिक्स बताएगा सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट बताएगा कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स बताएगा बॉन्ड ऑर्डर, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, और सेकेंडरी सफिक्स बताएगा हमें फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्कोहल है तो ओ लग जाएगा, एल्डिहाइड है तो ए लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक एसिड लगेगा। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो,
यहाँ पर हमारे पास ये 4 कार्बन एटम्स थे। इन 4 कार्बन एटम्स के अंदर यहाँ मैं गिनती इधर से शुरू करूँ या इधर से शुरू करूँ, ठीक है, या इधर से शुरू करूँ या इधर से शुरू करूँ, तो हम हमेशा उस तरफ से शुरू करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप छोटे नंबर का है। अब डबल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को हमारे। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो यहाँ से जब हमने गिनती शुरू करी 1 2, तो OH हमारा कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पे। अब यहाँ ब्रोमीन भी लगा हुआ था, OH भी लगा हुआ था, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो दो थे। तो इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली होता है, एल्कोहलिक वाला जो होता है OH, वो कंपैरेटिवली हेलो ग्रुप से ज्यादा प्रायर होता है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप में OH वाले की प्रायोरिटी कंपैरेटिवली हमारे हेलो ग्रुप से ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से हमने गिनती कहां से शुरू करी? यहां से 1 2 3 4। तो हमने सेकंड कार्बन पे OH लगाया, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगाया और थर्ड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आया। ठीक है, नाम क्या रखेंगे? सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या आ गया? ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे लगा? थर्ड पे, तो 3 ब्रोमो। फिर आगे आता है वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 4, तो आ गया ब्यूट। ब्यूट के बाद हम बताते हैं कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड था, कौन से कार्बन पे लगा था? तीसरे पे, तो 3 और फिर हमने देखा जो हमारा लास्ट था सेकेंडरी सफिक्स, वो क्या लगा? ओल। और कहाँ लगा था? दूसरे कार्बन पे। क्लियर है? तो 3 ब्रोमो ब्यूट 3 2 ओल। क्लियर है सबको ये? इसी तरीके से इस वाले में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। गिनती हमने यहाँ से शुरू करी, तो सबसे पहला क्या होगा? सेकंड के ऊपर क्लोरो जो प्रीफिक्स आया। फिर हमने देखा थर्ड के ऊपर मिथाइल लगा हुआ था, 3 मिथाइल। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा, C पहले आ रहा था तो क्लोरो लिख दिया, M बाद में आ रहा था तो मिथाइल लिखा। 4 कार्बन थे तो ब्यूट लिख दिया, और सारे सिंगल बॉन्डेड थे तो एन लिख दिया, और लास्ट में लगा था कार्बोक्सिलिक तो उसके लिए लिख दिया ओइक एसिड। क्लियर है ये? चलो क्लियर है बच्चे सबको ये? अब इसके अंदर एक चीज नोटिस करने वाली थी, जो हमारे पास यहाँ पर मेरे को ब्यूटेन लिखना था, मैंने यहाँ पे एन का ई साथ में नहीं लिखा है। वो क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जिस टाइम पे हम एन लिखेंगे और फिर ओइक लिखेंगे तो यहाँ पर दो वोवल्स इकट्ठे आ जाते हैं। हमारा रूल होता है हमें कभी भी 2 वॉल्स इकट्ठे नहीं लिखते हैं, हमेशा इस तरीके से रखना होता है कि जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर उसके सफिक्स के लिए एब्रीविएशन जो यूज करें, अगर उसमें एक वोवल आ रहा हो तो इस ई को ड्रॉप कर दो, ये ई हट जाएगा। एन इन आइन का जो लास्ट वाला ई हटेगा, वो हट के ये हमारे फंक्शनल ग्रुप की एब्रीविएशन यूज हो जाएगी। तो यहाँ एनोइक हो गया था, इसीलिए यहाँ पे ब्यूटेन ओइक एसिड आ गया। क्लियर है? चलो, यही रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई को हम ड्रॉप कर देंगे और हम सिर्फ जो अपना सफिक्स होगा उसको लिखेंगे, वोवल से स्टार्ट करेंगे। डन? चलो, ये उसी के कुछ एग्जांपल हैं जिसमें हमने ड्रॉप किया हुआ था। अब उसके बाद हमारे पास आता है बच्चे प्रायोरिटी ऑर्डर, जो मैं तब से बात कर रहा हूँ कि भाई किस प्रायोरिटी के बेसिस पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमें पहली प्रायोरिटी देनी है, अगर जो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इसमें ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है जो तुम्हें याद रखना है। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सेम इसी ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। कार्बोक्सिलिक वाला हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा और अमाइन वाला हमारा लीस्ट प्रायोरिटी पे रहने वाला है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक टॉप पे रहेगा, फिर सल्फोनिक एसिड होता है, फिर एसिड एनहाइड्राइड होता है, फिर ईस्टर होता है, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोनिक, एल्कोहलिक और फिर अमाइड। क्लियर है? चलो, अब 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं ये वाला। अब देखो, जैसे यहाँ वाले इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपना मेजर जो नेमिंग वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, जो नॉर्मल अपना एलिफेटिक्स के लिए। यहाँ पे अगर इसके अंदर हम देखें, इसमें हमने देखा है कि अब हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देखो, यहाँ पे ये भी लगा हुआ है और OH भी लगा हुआ है, दो फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी मैंने बताया था कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी रहेगी वो किसके लिए रहेगी? कार्बोक्सिलिक के लिए रहेगी। एल्कोहलिक सेकेंडरी आएगा, तो मतलब कम प्रायोरिटी पे आएगा। तो जिस टाइम पे हम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे तो हमारा जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर ये आना ही आना चाहिए, ऐसे लिख दें, है ना, कार्बन की लॉन्ग चेन के अंदर। तो जो बाकी सब बच गया वो क्या बन जाएगा? ऐसे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे और प्रीफिक्स में लग जाएगा। तो इसका जिस टाइम पे हम नाम करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, तो हमें गिनती शुरू करी 1 2 3 4 और 5, लॉन्गेस्ट चेन रूल आ गया। और जब हम अब इसकी नेमिंग करनी शुरू कर देंगे तो नेमिंग में हमारे पास देखो ये क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ये लगा हुआ है इथाइल ग्रुप और ये क्या लगा हुआ है? OH। तो OH यहाँ क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी। एल्कोहलिक ग्रुप नहीं बना, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया।
क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप थे और टॉप प्रायोरिटी इसको मिली है, तो सफिक्स ये रहेगा, ये प्रीफिक्स बन जाएगा। ये बात समझ में आई है? तो हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप थे, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे जब हमने नेमिंग करी तो हमारे पास नेमिंग में क्या आया? हमारे पास सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं। जब हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में स्टार्ट किया तो इथाइल हमारा सबसे पहले आता है, ABCDE। तो उसमें E के हिसाब से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास मिथाइल था, हाइड्रोक्सी था और इथाइल था, तो मैंने पहले लिखा 2 इथाइल, फिर आता है H, 3 हाइड्रोक्सी, फिर आता है M, 4 मिथाइल। 5 कार्बन थे तो पेंट है ना, सिंगल बॉन्डेड थे तो एन, और जो एन के बाद ओइक आना था इसलिए इस ई को ड्रॉप करेंगे तो पेंटेन ओइक एसिड। ये हमारे पास नेमिंग आ गई इसमें। क्लियर है? हाँ जी बोलो सर। हम OH तो फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक COOH लगा और एक OH लगा है। तो दो फंक्शनल ग्रुप लगेंगे तो उनमें हमें एक को एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप लेके चलना और दूसरे वाला एज अ प्राइमरी की तरह चला जाएगा, जो मतलब एज अ प्रीफिक्स में चला जाएगा। और इनको हमें किस तरीके से चूज करना था वही मैंने अभी बताया था, ये प्रायोरिटी ऑर्डर था। अगर दो फंक्शनल ग्रुप लगते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में चला गया, इसीलिए जो OH है वो एल्कोहलिक से हटके हाइड्रोक्सी बन के प्रीफिक्स के अंदर चला गया। क्लियर है ये? ठीक है, ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद जो हमारे पास अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहला क्या आता है? प्रीफिक्स सेलेक्ट किया, वर्ड रूट सेलेक्ट किया, प्राइमरी सफिक्स सेलेक्ट हुआ, फिर सेकेंडरी सफिक्स सेलेक्ट हुआ। सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स की जगह आएगा, वर्ड रूट आएगा कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स आएगा जो बॉन्ड बताएगा, और सेकेंडरी सफिक्स आएगा जो कि हमें फंक्शनल ग्रुप बताने वाला है। क्लियर है ये? इसके बाद अब हमारे पास आते हैं कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाले हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने कुछ प्रैक्टिस करी थी, जिसमें हमारे पास क्या था, जैसे ये अगर हम इसकी बात करें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सिंपल। इसके अंदर जब हमने नेमिंग करी थी तो ये डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन था। साइक्लोब्यूटेन क्या बना था? क्योंकि ये 4 कार्बन की मेन चेन थी और 4th पे, 3rd पे और 1st पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, तो ये चलो ये ऑलरेडी मैं ऐड कर दूंगा PDF के अंदर, तो ये सारे अगर जो प्रैक्टिस करने हैं सारे कर लेना इन्हें। ठीक है, ये इजली समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम कुछ और करते हैं, बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन देखो होता क्या है बच्चे, हमारे पास बेंजीन का जो मेन फॉर्मूला है दैट इज C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। होगा क्या? एक कार्बन, फिर कार्बन, ऐसा, और किन्हीं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, किन्हीं 3 ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड लगेगा, और हर कार्बन के साथ अपने 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए एक हाइड्रोजन रखिए। तो ये हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर को इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख लेते हैं, पर वो लिखने से पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। जो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया ऑल्टरनेट पोजीशन पे, सिर्फ वो यही नहीं बन सकते थे, मैं इनको इन वाली पोजीशंस पे भी तो बना सकता था। ऑल्टरनेट तो ऑल्टरनेट कहीं भी बना सकता था। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम एक ही मॉलिक्यूल को डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो दोनों मिला जुला कर ही पूरी प्रॉपर्टीज बता रहे होते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। और जो ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन सबको मिला जुला के हम क्या कहते हैं? एक हाइब्रिड बना देते हैं जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की म्यूचुअल प्रॉपर्टीज पोजेस करेगा। इस केस में हम क्या बनाते हैं, जैसे बेंजीन हमारे पास बना है, इसके अंदर जो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ बनने थे, या हम ये कहें कि किसी और पोजीशन पे बनने थे, हम इनकी जगह एक इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना देंगे, जो कि ऐसा बना के, और इसके बीच में हम एक सर्कल बना देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो एक तरह से अब ये मतलब एक हमारा क्या हो गया? ये बेंजीन हो गया, C6H6 को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब ये जो बेंजीन होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, हल्कस रूल ऑबे करता है। ठीक है, अब ये जो बेंजीन है इसके नेमिंग में हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले काम करते हैं, इसके ना कुछ सिंपल सी चीजें मैं बता देता हूँ तुम्हें। जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर अगर हम एक एल्काइल ग्रुप लगा दें, मान लो यहाँ पे हमने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, या फिर क्लोरीन लगा दिया, मीथेन लगा दिया, कुछ भी, तो इसका नाम क्या होगा? मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ CH3,
तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन, या आईयूपीएक नेम क्या रहेगा? मिथाइल बेंजीन। अगर C2 यहाँ पे C2H5 लगा देता मैं, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल बेंजीन, है ना? इथाइल बेंजीन। क्लियर है? तो नाम से नॉर्मल समझ में आ रहा है, हमारे पास एल्काइल ग्रुप लग गया और मेन चेन हमारे पास बेंजीन बन गई है। अब इसके अंदर क्या रहता है ना, एक पोजीशंस की मेन कहानी आती है कि किस तरीके से हमारे पास बेंजीन के ऊपर हम पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिर से वही एक बेंजीन ग्रुप बना लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन बन गया। इसमें हम क्या करते हैं? अब देखो, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन ग्रुप लग गया, हेलो ग्रुप लग गया, हेलोजन लग गया है, मीथेन लग गया, कोई भी एक फंक्शन ग्रुप लग गया है वहां पे, तो इस फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन है, बाकी वाली ये वाली, ये और सिमिलरली इधर वाली और इधर वाली, इन पोजीशंस का नाम, जो नंबरिंग होगी वो बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में आएगी। जैसे ये पोजीशन है ऑर्थो, चाहे इधर वाली हो चाहे इधर वाली हो, ऑर्थो। ये पोजीशन होती है मेटा और ये पोजीशन होती है पैरा। दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस। ऑर्थो मेटा पैरा कैसे हुई? हमने जो एक ऊपर वाला ये था, ये हमारे पास फिक्स पोजीशन हो गई है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, उसके रिस्पेक्ट में ये मेटा और उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली होगी वो पैरा पोजीशन कहलाएगी। ऊपर वाले को पैरा नहीं कहेंगे, किसी एक को हमें फिक्स रखना पड़ेगा। या मैं इसको फिक्स रख लूँ तो इसके रिस्पेक्ट में फिर वो पैरा हो जाएगी, पर अगर वो इसके रिस्पेक्ट में वो पैरा होगी तो ये ऑर्थो बन जाएगी, ये मेटा बनेगी। तो हमें किसी एक को फिक्स कर देना है और उसके रिस्पेक्ट में बाकी सब होंगे। क्लियर है? जैसे मान लो मैं एक और, अब इसके ना कुछ एक कॉमन नेम बता रहा हूँ जो तुम्हें पता होने चाहिए, आगे से याद भी रखने हैं ये। अगर हमारे पास बेंजीन एज एन एल्काइल की तरह काम करे कि मेन चेन में ये जो बेंजीन है ये मेन चेन में एल्काइल ग्रुप की तरह आ जाए, तो जब ऐसा होगा, मान लो अगर जो मेन चेन के अंदर ये एल्काइल की तरह आ जाएगी, तो इसका हम नाम रखेंगे फिनाइल। ये याद रखना है तुम सबको। इसको हम क्या कहेंगे बच्चा? फिनाइल। जब बेंजीन एज क्या लग जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लग जाएगा मेन चेन में, तो हम इसको एज अ फिनाइल कहेंगे। बेंजाइल नहीं कह रहे हैं, फिनाइल कह रहे हैं। ठीक है? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास मान लो जैसे किसी बेंजीन के ऊपर यहाँ पे हमने CH3 लगाया है और अब यहाँ पे हमारे पास एक मतलब मेन चेन के अंदर के साथ अटैचमेंट यहाँ से हो, तो वैसे अगर मैं बताऊँ तो जिस टाइम पे कुछ ऐसा बन जाता है, जब बेंजीन के ऊपर सिर्फ CH3 लगता है, तो इसका नाम क्या होता था हमारा? टॉलुईन, है ना? इसका नाम हमारे पास क्या था? टॉलुईन। क्लियर? फिनाइल क्या होता था हमारा? फिनाइल जो होगा वहां पर कुछ लगा नहीं हुआ है, ये मेन चेन के बीच में कहीं अटैच होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कार्बन 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 ऐसे, तो अब ये फिनाइल ग्रुप बन गया। टॉलुईन तब था हमारा जिस टाइम पे सीधा इसके साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है, मीथेन ग्रुप अटैच, बेसिकली मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो टॉलुईन। अगर ऐसे ही हमारे पास बेंजीन के साथ OH अटैच हो तो इसको क्या कहेंगे? फिनॉल। इसको हम क्या कहेंगे? फिनॉल। क्लियर है? अब अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें, एक दो नेमिंग करते हैं उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, एक CH3 हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, एक CH3 हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसकी नेमिंग बताओ किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो गिनती स्टार्ट करते हैं, किसी एक जगह से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो कहाँ कहाँ लगा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है? अगर ऐसे ही अगर हमारे पास मान लो कुछ ऐसा लगा हो, मैं एक और एग्जांपल बना लेता हूँ। ये हमारे पास ऐसा है और इसके साथ कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से है, तो इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? अब देखो बेंजीन मेन चेन नहीं रह सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया है जो मेन चेन के अंदर रहेगा। जो बेंजीन है वो अपने आप में एक पूरा ग्रुप है,
तो उसके मल्टीपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पे नहीं रखेंगे, लेकिन जो कार्बन की लॉन्ग चेन है अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ये एज ए हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, मेन चेन की तरह बनाना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम या तो या समझ लो ये वाली बात, या हमारे पास एक क्या तरीका होगा, जिस टाइम पे हमने इसका नाम रखना है, ये क्या बनेगा हमारा, इथीन, इथीन, इथेनाइल बेंजीन। या फिर अगर इसका हम नॉर्मल आईयूपीएक के तरीके से रखें तो गिनती यहां से शुरू होगी 1 2, ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है 1, ये क्या लिख दिया हमने 1 फिनाइल इथीन। ये समझ में आई? 1 फिनाइल इथीन समझ में आई है? जो हमारा बेंजीन है वो एज एन एल्काइल ग्रुप अगर मैं उसे लिख दूं तो। ऐसे ही अगर मैं मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे हमारे पास साइक्लो नहीं आएगा बेटा, साइक्लो इसलिए नहीं क्योंकि वो बेंजीन है। साइक्लो हम तब लगाते हैं जिस टाइम पे वो सिर्फ साइक्लिक ग्रुप होता है। अब देखो जैसे हमारे पास अगर एक बेंजीन ग्रुप है और इसके अंदर यहाँ